नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और हृदय स्पर्शी कहानी, वो मस्ताना बादल। कोविड-19 महामारी से दुनिया में लाखों की संख्या में हो रही मौतें भी उन्हें नहीं डरा पाई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक थे, नौकरी में रुचि नहीं थी। आर्ट्स कॉलेज लखनऊ में ऊंची पढ़ाई की थी। स्वयं को स्त्री सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य का पारखी और कदरदान मानते थे। इस बात से उनको समझने वाले सहमत थे। मॉडलों की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाते थे। कई नवागंतुक मॉडल उनकी बनाई प्रोफाइल से सफलता के रास्ते पर बढ़ चली थीं। कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आ चुकी थीं। मॉडल निसंकोच सहजता से उनसे न्यूड फोटोशूट भी करवाती थीं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं की कई बहुत ही सुंदर न्यूड, सेमी न्यूड पेंटिंग्स भी बनाई थी। पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने की मित्रों की सलाह मुस्कुराकर बुला देते थे। 25 वर्षों से एक साप्ताहिक अखबार भी निकालते आ रहे थे। 2 आम की बागों, 20 बीघा खेतों में कुशलतापूर्वक कृषि कार्य भी करवाते आ रहे थे। सदैव असंतुष्ट पिता कहते, 2 नहीं तुम 10 नावों की सवारी के चलते जीवन बर्बाद कर रहे हो। हर किसी की मदद करना उनका स्वभाव था। सामान्यतः महिलाओं से घिरे रहते थे। पहले दिन से ही दाम्पत्य जीवन से असंतुष्टि चले आ रहे थे। एक नौबाला को भीषण संकट की घड़ी में सक्षम बनने लायक सहारा दिया। जल्दी ही वह पूरे परिवार को संभालने लगी। साथ ही उनके संकोच के बावजूद उनके बहुत समीप होती गई। इतनी कि बेटी की उम्र की होकर पत्नी जैसा स्थान पा लिया। यह रिश्ता उनके पूरे परिवार में तनाव का सबसे बड़ा और स्थायी कारण बन गया। उनकी पत्नी क्रोध में गाहे बगाहे उनकी मौत की कामना कर डालती। उनके मन में तनाव का ज्वालामुखी फूटता रहता था, लेकिन चेहरे पर हंसी मजाक का निर्मल झरना झरता रहता था। मिलनसार बातूनी इतने कि कोविड-19 से रोज ही हजारों की संख्या में अनवरत हो रही मौतों के बावजूद घूमना फिरना, आना जाना बंद नहीं कर पाए। मैंने घर पर बुजुर्ग माँ को ध्यान में रखते हुए किसी के भी आने जाने को प्रतिबंधित कर रखा था। उनको भी मना कर दिया, फिर भी वह नाराज नहीं हुए। नौबाला ने भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहने के लिए कहा। बोली, इस बीमारी से ऐसे ही बचा जा सकता है। तो वह कहते, मैं कोविड-19 से नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग से मर जाऊंगा। कोविड-19 से पीड़ित लोगों की मदद को दौड़ जाते थे। मास्क की अनिवार्यता को भी धता बताते रहते थे। 10 सदस्यीय परिवार वाला उनका एक मित्र सपरिवार कोविड-19 से संक्रमित हो गया। सभी होम आइसोलेशन में चले गए। उनके सभी रिश्तेदार कोसों दूर भाग गए। प्रशासन ने उनके घर के सामने बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दी। किसी को कोई एक गिलास पानी भी देने योग्य नहीं रहा। पता चलते ही वह अपने इस मित्र परिवार को खाना पानी नाश्ता देने जाने लगा। 7वें दिन परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य को कोविड-19 ने निगल लिया। उन्होंने अकेले ही उनका कोविड-19 दिशा निर्देशों का लापरवाही से पालन करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। शमशान घाट पर कोविड-19 से मरे लोगों की अर्थियों की लंबी कतार के चलते उन्हें 18 घंटे लग गए थे। वापस मित्र के घर जाकर बता दिया कि दाह संस्कार हो गया है, बाकी संस्कार सब लोग ठीक होने के बाद कर देना। उनकी इस मित्र सेवा का घर में भारी विरोध होने लगा। उन्हें बड़े भारी मकान के पिछले हिस्से की एकांत कोठरी में अकेले रहने को कह दिया गया। सभी उनकी छाया से भी दूर भागने लगे। उनकी छाया भी सभी को संक्रामक दिखने लगी। ऐसे विरोध की भी परवाह किए बिना वह मित्र की मदद में लगे रहे। 20 घंटे की थकान से टूटते शरीर के बावजूद अगले दिन भोर में ही उठकर मित्र के लिए खाना बनाया। कई डिब्बों में लेकर उनके घर पहुंचे तो उन्हें रोने की आवाज़ें सुनाई दी। उनका संदेह सही निकला। परिवार के एक बुजुर्ग एवं युवा सदस्य को कोविड-19 क्रूरतापूर्वक अपने साथ खींच लिया गया था। गली में सन्नाटा था। हर चौथा पांचवा मकान बल्लियों से घिरा। कोविड-19 मरीजधारी
होने की गवाही दे रहा था। उन्हें शमशान से भी ज़्यादा सन्नाटा गली में दिख रहा था। इक्का दुक्का मकानों की छतों, बालकनी से झांक कर अदृश्य होते चेहरे भी उनकी आंखें कैद कर रही थीं। उन्होंने बिना हिचक दोनों सदस्यों के संस्कार की जिम्मेदारी ले ली। बड़ी दौड़ धूप के बाद कई गुना ज़्यादा भुगतान करके 200 वाहन ले आए। बुजुर्ग का वाहन आगे था। अंतिम यात्रा वह अकेले कर रहे थे। उनके पोते के साथ वो पीछे वाली गाड़ी में थे। उन्हें पीछे 300 वाहन और आते दिखे। पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे समय में पत्थर हृदय को भी दरकार देने वाली करुण चीत्कार की आहट भी उन्हें नहीं सुनाई दी। शमशान पर लकड़ियों की कमी भी उन्हें विचलित नहीं कर पाई। फोन पर परिवार से सहमति लेकर इलेक्ट्रिक भट्टी में अंतिम संस्कार कर दिया। शेष क्रिया कर्म एक बार फिर से टाल दिया। वह एक बार फिर शमशान में दूर दूर तक धू धू करती जलती चिताओं, इलेक्ट्रिक भट्टियों की चिमनियों से निकलते गाढ़े बादामी धुओं, अर्थियों की लंबी कतारों की हृदय विदारक तस्वीर मन में ही उकेरते कोठरी में अकेले पड़े हुए थे। बीच बीच में कोने में रखी स्वनिर्मित अयक्षणी की मूर्ति देख लेते। उसकी आंखों में उन्हें आंसू से देखते। नौबाला पहले ही झगड़ कर फोन काट चुकी थी। खाना बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ केले खाकर अपना काम चलाया। मित्र के परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था एक टिफिन सर्विस वाले की मदद से कराए थे, जिसका काम कोविड-19 के चलते ठप हो गया था। वो दुगना पैसा ले रहा था, फिर भी खाना पहुंचाने उन्हें ही जाना था। आगे अपना खाना भी उसी से लेने लगे। अखबार समय से निकालते रहने की फेर में 17-18 घंटे काम कर रहे थे। हमेशा चहल पहल से जीवंत रहने वाली नगर की हर गलियां उन्हें वीरान लगती। कर्फ्यू के बावजूद प्रेस पास के चलते उन्हें कहीं भी जाना आना सुगम था। उनकी गाड़ी पर आगे पीछे प्रेस लिखा हुआ था। महामारी दिन पर दिन और भयावह होती जा रही थी। एक दिन वह मित्र के यहाँ नाश्ता पहुँचाने जा रहे थे। गली के चौथे मोड़ के बाद तीसरे मकान के सामने पुलिस एम्बुलेंस को देखकर रुक गए। स्वभाव के अनुसार एक एक जानकारी लेने लगे। चलते समय इंस्पेक्टर से बोले, यह चीनियों का जैविक युद्ध है। दुनिया तीसरा विश्व युद्ध लड़ रही है। विश्व विजेता बनने के लिए उसने साजिशन कोरोना वायरस फैलवाया है, लेकिन उसका यह जैविक हथियार कितनों की भी जान ले ले, जीतेगी अंततः मानवता ही। उसने 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू से जीतकर या पहले ही सिद्ध किया हुआ है। बिखरती दुनिया, बिखरते रिश्ते फिर जुड़ेंगे ही। इंस्पेक्टर ने एक हाथ ऊपर ईश्वर की तरफ उठाते हुए निराशा व्यक्त की। मास्क और फेस शील्ड से ढके उसके चेहरे को वह ठीक से पढ़ नहीं पाए। वह स्वयं भी मास्क लगाए हुए थे, लेकिन भयानक बदबू के कारण ज़्यादा समय वहाँ ठहर नहीं पाए। वह पीपीई किट पहने एम्बुलेंस ड्राइवर से भी बात करना चाहते थे। उन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि तनेजा दंपति कई दिन पहले कोविड-19 के शिकार हो गए थे। बुजुर्ग दंपति को कोई भी देखने वाला नहीं था। नश्वर शरीर स्वयं को निस्तारित करने की प्रक्रिया में भीषण गंध से आसपास के लोगों की नाक में दम किए था। उन्हें इंस्पेक्टर ने बताया कि गंध से परेशान पड़ोसियों ने फ़ोन किया था। 2 बेटे इसी शहर में हैं। माँ बाप की बीमारी की सूचना मिलने पर भी नहीं आए। डेथ की सूचना पर फ़ोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, तभी सैनिटाइजेशन की गाड़ी कॉलोनी को सैनिटाइज करने आ पहुंची। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, मन को साफ करने वाला भी कोई सैनिटाइजर ले आते। वह ऐसे बोले जैसे गाड़ी में कोई और भी बैठा है। मित्र के घर के सामने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी परिवार को दवाओं का पैकेट पकड़ाते हुए मिले। उनके पास पहुंचकर बोले, चलो सरकार ने यह अच्छा किया कि होम आइसोलेशन वालों को घर पर ही दवा दे रही है। कर्मचारी नहीं चाहते थे कि वह उनके करीब पहुंचे, इसलिए बिना बोले फुर्ती से अपना काम कर आगे बढ़ गए। उन्होंने राहत महसूस की कि मित्र के परिवार में शेष बचे 7 सदस्यों में से 2 को छोड़कर बाकी की स्थिति में सुधार हो रहा है। 2 को एडमिट करना जरूरी है। वह फिर आगे आए। शाम तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली।
प्राइवेट सरकारी सभी ओवरक्राउडेड मिले। फिर भी उनकी कोशिश अगले दिन भी तब तक जारी रही जब तक कि शाम होते होते दोनों सदस्य परलोक नहीं सिधार गए। उन्होंने स्वयं को बहुत हारा हुआ महसूस किया। उन दोनों सदस्यों, जो कि मित्र की पत्नी और भाई थे, का अंतिम संस्कार करके वह रात 3 बजे उनके घर पहुंचे। बाहर से ही सारी बातें बताने के लिए मोबाइल निकाला, तभी मित्र की कॉल आ गई। वह रो रहे थे। कुछ मिनट पहले एक और भाई की यह लीला हार्ट अटैक ने समाप्त कर दी थी। यह सुनते ही उन्हें अपनी भीषण थकान याद नहीं रही। मित्र को सांत्वना देते रहे। उनसे यह सुनकर वह सकते में आ गए कि परिवार के बचे सदस्यों की हालत अब सुधर नहीं, बिगड़ रही है। सभी अब तेज बुखार से पस्त हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब किसी भी तरह जीवित बचे सदस्यों को एडमिट करके उनकी जीवन लीला बचाएंगे। इसके लिए अपने संपर्कों के सभी तार उन्होंने जोड़े, 2 सांसद, मंत्री से भी, लेकिन सर्किट ठीक नहीं बैठा। मित्र की करुण रुलाई उन्हें पल पल झकझोर रही थी। मदद के लिए कोई और मित्र बार बार फोन करने पर भी आगे नहीं आया। आखिर घर में पड़ी डेड बॉडी को लेकर वह फिर शमशान पहुंचे। हॉस्पिटल की तरह शमशान भी परंपराओं के विपरीत 24 घंटे सक्रिय थे। पैसे के दम पर 4 घंटे बाद ही मित्र के घर की ओर चले। मन की आशंकाओं की आंधी के बीच सोच रहे थे कि शेष बचे सदस्य बचे रहें, जैसे भी हो ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखें, लेकिन फिर निराश हुए। घर पहुंचने पर मित्र ने बताया कि अब चारों की हालत निराश कर रही है। मुझे लग रहा है कि अब कुछ घंटों में ही मेरा परिवार, मेरा घर सदस्य शून्य हो जाएगा। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम अब इस घर के मालिक बनो। किसी एक कमरे में परिवार के सभी सदस्यों की फोटो लगवा देना। मेरे किसी भी रिश्तेदार को घर की छाया के करीब भी न आने देना। तुम विपत्ति में अपनी जान की परवाह किए बिना रात दिन मेरे परिवार को बचाने में लगे हो, इसलिए तुम ही हमारे हो। सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है। कई सादे पन्नों पर साइन करके अंगूठा भी लगा दिया है। अपनी बातों का वीडियो भी बनाकर मेल कर दिया है। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए काम आएंगे। उन्होंने उसे समझाते हुए ऐसा न सोचने के लिए कहा। एक बार फिर पूरा जोर लगाया, मीडिया से लेकर राजनीति तक, लेकिन अंततः पैसे का जोर काम आया। मरीजों के बोझ तले दबे एक हॉस्पिटल में जगह मिली। एक बेड पर 2-2 मरीज। ऐसा दृश्य वह पहले ही देख सुन रहे थे। हॉस्पिटल में उन्होंने ऑनलाइन 10 लाख पेमेंट किया। पेमेंट करते हुए बुदबुदाए, गवर्नमेंट ने यह सिस्टम न डेवलप किया होता तो हालत और बदतर होती। इन चारों को एडमिट ही नहीं करा पाता। मगर उनकी आंखों से तब पहली बार आंसू बह चले जब अगले दिन सूर्यास्त के साथ ही उनका मित्र अकेला रह गया। शेष 3 सदस्यों ने विदा ले ली। उन्होंने मित्र को सूचना नहीं दी। उन लोगों को भोर 4 बजे तक अंतिम विदाई दे दी। शमशान की भयावह स्थितियों, जलते मांस मज्जा की दुर्गंध में भी उनकी आंखें तपती रेत सी शुष्क थीं। अपनी अथक मेहनत, पानी सा पैसा बहाकर परिवार में एकमात्र बचे सदस्य अपने मित्र को कोविड-19 के जबड़ों से खींच लाए। 3 हफ्ते उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में ही बिताए। घर बस तैयार होने जाते थे। इस दौरान उन्होंने अखबार के लिए उस डॉक्टर पर एक स्टोरी भी तैयार की जो उन्हीं की तरह हॉस्पिटल पार्किंग में खड़ी अपनी कार में 2 महीने से रह रहे थे। मरीजों की चिकित्सा बाधित न हो इसलिए घर नहीं जा रहे थे। 40-40 घंटे PPE किट पहने मरीज देख रहे थे। उससे उनकी त्वचा अजीब सी सफ़ेद सफ़ेद हो रही थी। वीडियो कॉल पर घर वालों से हाय हेलो कर लेते थे। उन्होंने उनसे कहा, कम से कम 1-8 घंटे तो घर हो ही आया करिए। उसने कहा, परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। बेटा 1 साल का है और बेटी 6 साल की है। मिसेज इस उम्र में ही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। उसके लिए खतरा अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा है। वह हिम्मत से काम ले रही है। मुझे प्रेरित करते हुए कहती है, परिवार की तरह पेशेंट की भी केयर कीजिए। इस समय सभी की आशाएं आप डॉक्टर्स ही हैं। उसका मॉरल सपोर्ट ही मुझे यहाँ एक्टिव किए रहता है।
लॉकडाउन के कारण वह अपने पेरेंट्स की एक साथ डेथ होने पर भी नहीं जा सकी। मैंने सोचा टूट जाएगी, खूब रोएगी धोएगी, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। वीडियो कॉल से ही पेरेंट्स के अंतिम दर्शन किए। पूजा करते समय भगवान से रोज़ मेरी सबकी सुरक्षा की प्रार्थना करती है। उन्होंने डॉक्टर से कहा, सही मायने में आप दोनों मानवता की रक्षा के लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। डॉक्टर से उन्होंने परिवार की एक ग्रुप फोटो मांग ली, स्टोरी के साथ अखबार में लगाने के लिए। मित्रों को घर पहुंचाने से पहले पूरे घर को म्यूनिसिपैलिटी वालों से सैनिटाइज करवा दिया। पूरे परिवार को खो देने से मित्र डिप्रेशन में न चला जाए, ऐसा सोचकर उनके घर में ही कोविड-19 पीड़ितों परिजन के लिए खाना बनवाने लगे। उनको व्यस्त रखने के लिए खाना ठीक से बने या जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी। स्वयं बनाने वालों की व्यवस्था से लेकर सामान खाना लाने देने जाने में जुटे रहे। दोनों टाइम करीब 200 लोगों को खाना देते रहे। इससे अखबार का काम बाधित हुआ तो उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया। उनके जैसे लोगों, मेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट की अनवरत अथक मेहनत से कोविड-19 साल बीतते बीतते करीब 2.25 लाख लोगों की जान लेकर नियंत्रण में आ गया। लेकिन अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ग्रोथ रेट माइनस में हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, अनगिनत घर उजड़ गए। चरणों में लॉकडाउन अनलॉक होने लगा। उन्होंने अपना अखबार फिर निकालना शुरू किया। अस्त व्यस्त हो चुकी खेती बाड़ी फिर रास्ते पर लाने में जुट गए। मित्र के बंधुए 20 सदस्यीय स्टाफ वाले रेस्टोरेंट को खुलवाने में मदद की। सरकारी स्कीम के तहत लोन दिलवा दिया। पेपर के संपादकीय में सरकार की कोविड-19 प्रबंधन की प्रशंसा की। लिखा, यदि सरकार ने उदारमना होकर 80 करोड़ लोगों को 9 महीने तक मुफ्त अनाज न दिया होता तो लाख नहीं करोड़ लोग भूख से मर जाते। अपनी चिर युवा नौबाला को भी मनाया। वह नाराज थी कि लॉकडाउन में वह भयावह स्थितियों में अनजान लोगों की मदद के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते रहे। लॉकडाउन का इतना लंबा समय उसके साथ घर में सुरक्षित रहकर क्यों नहीं बिताया। ऐसा अवसर अब कहाँ मिलेगा। उन्होंने ठिठोली करते हुए न्यूज़ की 2 कटिंग उसे व्हाट्सएप पर भेज दी। पहली WHO की थी कि दुनिया में लॉकडाउन के चलते 75 से 80 लाख अनचाहे गर्भ हो सकते हैं। दूसरी कंडोम की डिमांड कई गुना बढ़ जाने की थी। उनका यह मजाक नौबाला को और ज़्यादा क्रोधित कर गई। उसने भी मैसेज कर दिया कि कब से तुम्हें गर्भ कंडोम की चिंता होने लगी। ऐसी सारी बातों को संभालने का ठेका तो तुमने शुरू से ही मुझे दे रखा है। मैं अकेले ही ठेका पूरा भी करती आ रही हूँ, फिर भी ऐसी बातों के पीछे क्यों छिप रहे हैं। मैं अपने हिस्से के समय, अधिकार, सुख के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। कल छुट्टी का पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे। उनके घर पर महाभारत का कोई न कोई फ्रंट रोज खुलता रहा, लेकिन वह नौबाला के अधिकारों में कटौती करने को तैयार नहीं हुए। नौबाला को वह प्रकृति की अनुपम रचनाओं में भी अनुपम मानते थे। एक कला मनीषी की तरह उसे अपलक देखते रहने का अवसर ढूंढते थे। उनके 2 मोबाइल की मेमोरी नौबाला की हजारों फोटोओं से भरी रहती थी। मेरी इस बात को हंसी में उड़ा देते कि ऐसी फ़ोटो आपके बच्चों किसी और ने देख ली तो बड़ी समस्या हो सकती है। वह नौबाला की कई खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी कार्यशैली इसके लिए उन्हें समय नहीं देती थी, तो उसकी फ़ोटो ही खींचते रहते थे। नौबाला भी अपनी तमाम तस्वीरें खींचकर उनको भेजती रहती थी। कोविड को लेकर उनकी बढ़ती लापरवाही, निश्चिंतता से मैं चिंतित वो जब कहता कि आप गवर्नमेंट वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों की बात क्यों नहीं मानते कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बीमारी से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचा जा सकता है। तो वो मजाकिया लहजे में कहते, हम मर्द हूँ, डरता नहीं हूँ। सब अनलॉक हो गया है, शादी, पार्टी, त्यौहार सब पहले की तरह मनाए जा रहे हैं। वैक्सीन भी जल्दी ही आने वाली है। उनकी यह बात सच निकली। महामारी देश में जनवरी 2020 में आई और सारे ट्रायल से गुजरते हुए 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हो गया।
मुझे चिढ़ाते, डरपोक कहते तो मैं कहता कि मानव इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश ने साल भर में ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। अच्छा है, लेकिन जो भीषण लापरवाही बरती जा रही है, शादी, पार्टी, चुनाव, त्यौहार, घूमना फिरना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए की जा रही हैं, उसका परिणाम भी जरूर आएगा। अब पहले की तरह हर दिन लाखों में भले ही नहीं, लेकिन 10-12 हज़ार केस तो आ ही रहे हैं, जो सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारी बातें किनारे करते हुए मथुरा घूमने की तैयारी कर ली। मुझसे कहा, तुम भी अपनी कुछ नायिकाओं के साथ चलो। होली बीत गई है तो क्या, मौसम अभी भी अच्छा है। मैंने खींचकर कहा, आखिर आप मानते क्यों नहीं? गवर्नमेंट बार बार कह रही है यह लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, आप समझते क्यों नहीं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन वो नहीं माने और अपनी कुछ नायिकाओं एक मित्र को लेकर चले गए। वह उन नायिकाओं के प्रेशर में भी थे। नौबाला भी उनके साथ गई, लेकिन किसी बात पर नाराज होकर यात्रा बीच में ही छोड़कर अकेली ही लौट आई। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। विशेषज्ञों की आशंका सच निकली। विशेषज्ञों की आशंका सच होने लगी। नए वेरिएंट के साथ मार्च का आखिरी आते आते कोविड-19 ने तीव्र गति से बढ़ना शुरू कर दिया। वह देशाटन से लौटे तो एक नायिका सहित कोविड-19 के चपेट में आ गए, मगर बातें पहले के ही अंदाज में करते रहे। घर भर की बहुएं तन गई। नौबाला तो पहले से ही नाराज थी, हालांकि उसकी नाराजगी के कारण और थे। उनकी लापरवाही अब भी जारी थी। कई दिन सर्दी जुकाम ही मानते रहे, घरेलू दवाई करते रहे। जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 ने पूरी तरह पकड़ बना ली है। उन पर ही नहीं, पूरे देश पर। हर तरफ फिर हाहाकार मचने लगा। प्रतिबंध फिर लगने लगे। दिन भर में मैं कई बार उनका हाल चाल लेता। हर बार स्थितियाँ मुझे बिगड़ती ही दिखती। किसी तरह वह एक हॉस्पिटल में अपनी पहुंच के चलते भर्ती हो गए। पत्नी पहले से बीमार थी, मगर कोविड-19 से नहीं। गुस्से के बावजूद पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हो गया। मेरा विश्वास बना रहा कि मजबूत आदमी हैं, सही हो जाएंगे। 10वें दिन रात को 12 बजे उनकी बेटी का फ़ोन आया, जिसकी वह 3 महीने बाद ही शादी करने की तैयारी कर रहे थे। वह दिल्ली में एक बैंक में सर्विस करती थी। इतनी रात को उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया था। कई आशंकाओं से घिरा हुआ उससे बात की। उसने बताया, अंकल, डॉक्टर ने ऑक्सीजन की तत्काल ज़रूरत बताई है। पापा को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। वहाँ सब लोग परेशान हैं। मैंने एक और दोस्त की मदद से किसी तरह कई गुना कीमत पर रात 1 बजते बजते ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। दिल्ली में बेटी स्वयं कोविड-19 पॉजिटिव थी। मुझसे कहा कि घर में किसी को न बताइएगा। पिता के लिए वह किसी तरह हवाई जहाज से अगले दिन लखनऊ आ गई। उसे अपना भी ध्यान रखने के लिए कहता रहा। वो जल्दी ही अपने होशो हवास खो बैठे। बिना ऑक्सीजन 1 मिनट नहीं रह सकते थे। नौबाला उनके बुजुर्ग माँ बाप, बीमार पत्नी की देखभाल करने घर पहुँच गई। बाकी सब हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल ले जाने के लिए पीछे पड़ गया, जो पहले से ही ओवरक्राउडेड थे। यह और बड़ी समस्या थी। आखिर एक रिश्तेदार ने सरकार के एक मंत्री से फ़ोन कराया कि जब तक किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें बाहर नहीं करेंगे। मगर पैसा, रुपया, पहुंच सब रखा रह गया। कोविड-19 उन्हें अगले ही दिन उनके सारे परिजनों से देखते देखते जबरिया छीन ले गया। वो छोड़ गए सबको रोता बिलखता। परिजन की तरह नौबाला के आंसू अब भी झरते हैं। घर के कोनों, छत, ऑफिस के बाथरूम में अब वह नेल पॉलिश भी नहीं लगाती। जब भी मुझे फ़ोन करती है तो उनकी अनगिनत बातों को याद करके रोती है। वो यादें मुझे भी भावुक करती हैं। नींद मेरी साथ लिए जाती हैं। भोर में आंखें उन्हें आसपास होने का आभास करती हैं। जिस मित्र को वह कोविड-19 से बचा लाए थे, उनके जाने के 1.5 महीने बाद ही वह ब्लैक फंगस बीमारी के सामने अपना जीवन हार गए। कोविड उपचार के लिए प्रयोग हुई दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में उपजी इस बीमारी का
वो मित्र की अनुपस्थिति में सामना नहीं कर पाए। उनका घर सदस्य शून्य हो गया। यह सुनते ही एक रिश्तेदार गेट पर अपना बड़ा सा ताला लगा गया। धन्यवाद मित्रों।